नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका मुद्दा पिछले लंबे समय से अटका हुआ है। आरएसएस और बीजेपी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर है। इसके अलावा वो केंद्र की राजनीति और आरएसएस पर एक तीखी नजर भी रखते हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि आज जो आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी है, उसके संबंध किस तरह के हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप केंद्र पर, उसकी राजनीति पर और आरएसएस पर बड़ी तीखी नजर रखते हैं। आज की डेट में आरएसएस और बीजेपी के दरमियान मौजूदा स्थिति क्या है, हम यहीं से शुरू करते हैं। और तालमेल जो है उनका आपस में क्यों नहीं बन रहा है, पेच कहां फंस रहा है? देखिए राजेंद्र जी, जो आपने बात कही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मैं हमेशा कहता हूं, अगर समुंदर है तो बीजेपी उसकी नदी है। आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी संगठन है। जब बीजेपी की स्थापना हुई थी तो वाजपेयी जी ने बॉम्बे में की थी। उस समय उनके यही एम थे कि जो जनसंघ का पैटर्न था ना, उन्होंने वही पैटर्न को ना बीजेपी नेम चेंज कर बीजेपी का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी का नाम देकर एज इट इज ही शुरू किया इन्होंने आज। लेकिन इसकी आइडियोलॉजी आरएसएस है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम होते हैं तो आज भी उसी पैटर्न पर उनके तस्वीर के आगे पुष्प चढ़ाकर, दीपक जलाकर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी पूर्ण रूप से ये हम कहें आरएसएस की आइडियोलॉजी है। अब सेकंड शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, देखिए सब फर्क पड़ता है ना। आरएसएस की जो फोटो कॉपी थी, पॉलिटिकल विंग था, वो जनसंघ था। और जनसंघ का जो फोटो कॉपी होगी, सेकंड फोटो कॉपी होगी ना, वो होगी भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ से ही एक निकला है, जनसंघ ही उसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी का आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आइडियोलॉजी वो थी। लेकिन जो आरएसएस का, देखो तालमेल में कोई कमी नहीं है। वक्त के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, जो तो नेचर का है, परिस्थितियां बदलती हैं, तालमेल नहीं है। और जो आरएसएस ने अपने प्रचारक भेजने शुरू कर दिए, और आरएसएस ने ये अब भी भागवत जी ने कहा कि अगर और भी कोई संगठन हमसे प्रचारक मांगेगा तो हम प्रचारक देंगे। ठीक है, ये था। पिछली एक डिबेट थी, उसमें आपने ये कहा था, माफ कीजिएगा मैं आपको रोका, कि जो आरएसएस है वो राजनीति में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का क्यों? देखिए वो बात है, आपने कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लेकिन संगठन बात कर रहे हो। संगठन लगा, राजनीति लगा जी। आप तब कह सकते हो आरएसएस राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है कि आरएसएस की मर्जी के एमएलए बने, आरएसएस की मर्जी के एमपी बने, आरएसएस ही फाइनल करे, ये तब। लेकिन इसके लिए बीजेपी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ऐसा हो रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पिछले 3-4 राज्यों में जो अभी इलेक्शन हुए हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, ठीक है, आप राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, तो क्या जो वहां पे मुख्यमंत्री बने हैं वो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है? आरएसएस बैकग्राउंड अलग चीज है। अच्छा, आरएसएस ने बनाए, ये फर्क है। ठीक है, तो अगर आरएसएस, जो जैसे पिछले दिनों आरएसएस ने कहा कि वो अपने प्रचारक वापस बुला लेंगे, अगर वो प्रचारक वापस बुला लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हो सकता है? हाँ, मैं ये तो ये अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विकट परिस्थिति होगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय में भी संगठन मंत्री होते हैं, जो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री इस वक्त पीएल संतोष जी हैं, प्रदेशों में भी हैं, वो आरएसएस से होते थे, लेकिन पोस्ट ही बीजेपी की। उसमें वो ये देखते थे, ब्रिज का काम करते थे, कि उनका काम ये था कि ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी पर फॉलो करते हैं कि नहीं, ये देखते थे। ठीक है, अब जो प्रचारक है, प्रचारक जमीनी लेवल पर काम कर रहे थे। अब प्रचारकों की बात सुन लीजिए, वक्त के साथ मैंने कहा वक्त की स्थिति बदलती है। अब बयान आरएसएस से आगे प्रचारक वापस होंगे। अब मुझे ये बताइए कि अब क्या वो प्रचारक उस लेवल के हैं जो 1980 से पहले थे? मैंने खुद देखा अपनी जिंदगी में, प्रचारक हमारे घर आते थे, तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे तो ये भी पता प्रचारक के थैलों में क्या होता था। सुनो, प्रचारकों के थैले में विको
कंगा, शीशा और 2-3 एक कुर्ता पजामा और 2-3 होती थी इनकी पुस्तकें, ये होते थे। हम खुद प्रचारकों को ठंडे पानी से ना, वो होता हैंड पंप होता था, उसको गेड़ कर ठंडा पानी देकर नहाते थे। ये वक्त था। आप बताइए आज के प्रचारकों में क्या है? थैले में लैपटॉप मिलेंगे। ये ब्रह्मी आंवला केश तेल से, विको बचदंती पाउडर से लैपटॉप का जो सफर हुआ है, ये भी हॉरिबल है। हाईटेक गाड़ियां आज हाईटेक आ गई ना। तो अब ये बताइए, प्रचारक पहले 2014 से पहले बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंगें होती थी, मैंने खुद देखा है, धर्मशालाओं में होती थी, स्कूलों में होती थी, 5 स्टार होटल में हो रही है। तो इतना चेंज क्यों? इतना चेंज मैं आपको बताऊंगा ना, अभी आपको बता रहा हूं। तो अब ये बताइए प्रचारक का काम क्या? अब ये बताइए प्रचारक क्या उस लेवल के रहे? अब भार्गव जी ने ये तो जो स्टेटमेंट तो दे दी है, प्रचारक वापस बुला लेंगे। अब ये बताइए कि अगर प्रचारक बुलाते हैं संघ से, कितने प्रचारक वापस आएंगे बीजेपी से? 7-8 तो आएंगे नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ एक मिनट में एक बार फिर रोकना चाहूंगा कि कहीं ये एक प्रेशर बनाने के लिए तो नहीं है ये सारा स्टेटमेंट? आरएसएस को प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। आरएसएस अकेला बीजेपी पे डिपेंड नहीं है। आपको मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आरएसएस की एक शाखा है जो भारतीय जनता पार्टी है। अगर संगठन भी मजदूर संघ भी चल रहा है, अगर लग रहा है कि संगठन उनसे बाहर जा रहा है, तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं कि प्रचारक वापस बुला लेंगे। नहीं, प्रचारक क्यों बनाएंगे? बताओ क्यों प्रेशर बनाएंगे? अगर उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं होगी, ये लड़ाई सोच की है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जबकि मोदी जी भी प्रचारक रहे हैं, अमित शाह जी शाखाओं में गए हैं। बिल्कुल, ये सोच की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर संघ आज कहता है कि प्रचारक हम वापस बुला रहे हैं संगठन मंत्री, तो कितने संगठन मंत्री वापस जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। कंफर्ट जोन में वो क्यों जाएंगे? 60%, 50 से 60% जो प्रचारक वापस नहीं जाएंगे, जो बीजेपी के अंदर आए हुए हैं। कल उनको भी एमएलए बनना है। देखो ये तो फ्यूचर की बात है ना। अब मुझे ये चीज बताइए, अमित शाह जी ने कहा था थोड़े दिन पहले कि आरएसएस के जो लोग हैं वो जरूरी नहीं बीजेपी में भी हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं, कुछ रिपोर्टर भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। आरएसएस एक फैक्ट्री है जो देशभक्ति की भावना जगाती है। ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब मुझे बताइए, अब प्रचारक क्यों वापस आएंगे? बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं ये बताइए ना, वही में आ रहा था। वक्त स्थिति के साथ चेंज हो गया इसके अंदर भी। अब संघ में देखिए, अब आपको चीज बताता हूं, चलो, जो नागपुर है, नागपुर में अभी भी जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं। कितने संगठन मंत्री हैं बीजेपी में जो आज भी जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं? 100 में से होंगे, लेकिन कम है। आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले। मैं आपको बताता हूं, पिछले समय में जब लोग प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष कर रहे थे, ये क्यों आया? आप पूछो ये क्यों, चेंज क्यों आ गया? क्यों आया? मैं उसी पे आ रहा था कि ये चेंज इसलिए आया, मैं आपको बताता हूं। पिछले समय में जब गुरुजी थे, आरएसएस ने स्टैंडर्ड बना के रखा, उसमें प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष वो लोग करते थे जो वाकई नेशन के लिए कुछ करना चाहते थे, जो वहां पर जो समुद्र है ज्ञान का, उसको ग्रास्प करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन आज की डेट में जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सर्टिफिकेट दिखा दें कि हम ये आरएसएस से हैं, हमें एमएलए टिकट मिल जाए। यस, मैं आरएसएस बोल के दोहराता हूं। हाँ, आरएस, ये सभी को समझना चाहिए कि आरएसएस उन लोगों की राजनीति में पहुंचने की सीढ़ी नहीं है। जो सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करे वो गलत है। तो देखिए, बात तो वही है कि आइडियोलॉजी को फॉलो कितने लोग कर रहे हैं। देखो, फॉलो तो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स होती थी वो धर्मशाला में होती थी। ये सबको पता है। अब आजकल 5 स्टार होटल्स में होती हैं। तो उसके पीछे के कारण क्या है? क्या जो सरमाएदारी उनके पीछे, जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे काम कर रही जैसा कहा जाता है, क्या वो एक खास वजह है? हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना 2014 से पहले, यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस होते थे। आपको पता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2014 से पहले जब 2-3 महीने रह जाते थे, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता था। लेकिन आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि मैं स्थिति भी बताऊंगा आपको, मैं आज सब बताऊंगा। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि साल, कभी पंजाब इलेक्शन, कभी दिल्ली इलेक्शन है, कभी लोकसभा के बात करेंगे। ये क्यों स्थिति आई है?
उसका कारण सुनिए। देखिए, नो डाउट भागवत जी आरएसएस का जो थिंक टैंक है, वो आज भी, मैंने आपको कहा ना कि सभी प्रचारक ऐसे नहीं है, लेकिन 100 में से 80% प्रचारक ऐसे, जो 20% है, लेकिन 20% वो हावी हो गए हैं। मेरी बात समझ गए ना? 20% जो है वो हाँ 80% पर हावी हो गए। हाँ, नहीं हावी नहीं कहते, लेकिन हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो अब वो स्थिति नहीं रही है वो वाली। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जो क्या दूसरा बात क्या की थी आपने अभी इसके बाद? मैं तो धर्मशाला में जो मीटिंग हाँ चल रही थी, मैं हाँ, उसकी बात कर रहा देखिए, था। वाजपेयी आप ही की हाँ बात हाँ हाँ, कर आप ही की मेरी बात नहीं है, हिंदुस्तान का एक एक लोगों को पता है। हाँ बिल्कुल। यहां तक कि एक बात और बता दूं, जी धर्मशाला भारतीय विद्या मंदिर मंदिरों में मैं खुद अटेंड किया है। बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं कह सकता, मैं खुद किया है। वो वक्त हमने भी देखा है कि वो थे, लेकिन आज 5 होटल में हो रही है। उसका कारण सुनिए। हाँ। वाजपेयी जी के समय में भी ये होता था, आरएसएस का कुछ मतभेद होते थे, क्लियर हो जाते थे। लेकिन ना, जब 2014 आया ना, उसके साथ कॉर्पोरेट वर्ग आ गया। अब यही दुविधा है मोदी शाह गुजरात लॉबी की। कॉर्पोरेट वर्ग आया। अब जो कॉर्पोरेट वर्ग आया, तो आपको पता है बीजेपी के ऑफिस कितने अच्छे बन गए हैं, 5 स्टार होटलों की तरह है। बिल्कुल। अब जो प्रचारक एक दीवान पर सोते थे, उन प्रचारकों के जो कमरे हैं ना, वो भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एसी लगे हुए हैं, जहां पर पंखे के नीचे मोटा पंखा होता था उषा का, उसके नीचे सोते थे। वक्त बदल गया। जब वो आया ना, तो नेचुरली है कि कॉर्पोरेट वर्ग आया, तो कॉर्पोरेट वर्ग चाहता है कि हमारे हिसाब से चले। अब आरएसएस जो है, जो पुराने आरएसएस के, वो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने जिताया संजय जोशी, क्यों नहीं पेज फंस रहे? अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, शिवराज चौहान, सुंदर राजे क्यों नहीं बन रहे? डॉक्टर साहब, मुझे मैं यही मेरा सवाल, अगले सवाल भी मेरा यही है कि चाहे हम बात करें नरेंद्र मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री की, या अमित शाह की जो हमारे गृह मंत्री हैं, या ओवरऑल में गुजरात लॉबी की बात करूं, तो उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस बनाने में क्या दुविधा आ रही है? क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखिए, सारी की सारी लीडरशिप उनके साथ है। आपको पता है उनका इतना दबदबा है कि कोई भी लीडर इस समय उनके अगेंस्ट बयान नहीं देता। अगेंस्ट बयान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उनके साथ है। हाँ बिल्कुल साथ है। जब सारी की सारी लॉबी उनके साथ है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में गुजरात लॉबी को क्या दिक्कत है? दुविधा है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो मेन दुविधा है, गुजरात लॉबी ये कह रही है कि हमारे ये बंदे बने, जो मीडिया में भी आए थे, तो वो कह रहे हैं कि संघ कह रहा है कि संजय जोशी उन्होंने अपने नाम लिए, संघ ने अपने नाम लिए, तो ये फाइनल इनका हो पा रहा। फाइनल इसलिए हो पा रहा, देखिए, अगर आप पीछे कॉर्पोरेट वर्ग है, अगर आपकी पसंद का नहीं बनेगा, वो फाइनेंस नहीं करे, फाइनेंस पर कैसे पार्टी चलेगी बताओ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल है, उसमें दिक्कत आएगी। मैं वही आ रहा था, वो कॉर्पोरेट वर्ग का हस्तक्षेप होना बीजेपी के अंदर। ये जो आज चौराहे पे बीजेपी खड़ी है ना, उसके जिम्मेदारी जो जो इनविजिबल तौर पर, अदृश्य तौर पर जो साफ है, यही दुविधा। अब मोदी जी रिमोट उनके हाथ में, रिमोट नहीं सुनिए। अब मोदी जी अमित शाह की क्या दुविधा है, मैं बताता हूँ। इन दोनों की दुविधा ये है, ये दोनों संघ से भी हैं, प्रचारक रहे हैं। अब देखिए, एक समय में ना, जब पैसा होता है या प्रिंसिपल होते हैं, दोनों चीजें कभी नहीं मिलती, एक चीज का त्याग करना पड़ता है। अब मोदी जी, अमित शाह, गुजरात लॉबी ये चाहते हैं कि उनको ही पता है कि संघ के बगैर बीजेपी डाउन खत्म है। बिल्कुल ठीक है, ये उनको पता है, ये आरएसएस को ही पता है, जननी है। आरएसएस के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के लिए मुद्दा है। आज भी आरएसएस को बीजेपी जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत है आरएसएस की। अब मोदी जी, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है, वो आरएसएस को भी साथ लेना चाहते हैं, कि खुद प्रचारक रहे हैं, खुद भी वहां गए हैं। वो कहते हैं वो भी हमारे साथ चले और ये भी काम चलता रहे। तो दोनों चीजों में दुविधा में फंसे हुए हैं। अब जो इन्होंने नाम सुझाए, बहुत नाम थे, आपने देखा होगा। खट्टर साहब का नाम था, शिवराज चौहान, विष्णुदास, जो उन्होंने आरएसएस ने कहा था। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया था, बहुत लोग, बांसल साहब उनका लिया था। अब आजकल एक नाम और भी आ रहा है चर्चा में, एक छत्तीसगढ़ में झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम भी, बहुत नाम थे, लेकिन वो नाम ना, अब मैं बताता हूं क्या होगा बीजेपी में। ये जो आपको पता है, वक्त ना बड़े बड़े घाव भर देता है। बिल्कुल ठीक है, जब किसी चीज का सोल्यूशन ना हो ना,
उस समय वॉच एंड वेट होता है। मोदी जी अमित शाह यही देख रहे हैं, वॉच एंड वेट। लेकिन वो एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी में करीब ना कर रखे, तालमेल बना के रखे। लेकिन जो ये नाम मैं आपको बताऊंगा, वो नाम कौन सा उपयुक्त होगा? वो नाम है राजनाथ सिंह। आप सभी के नाम देख लीजिए। हाँ, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो, हाँ, मैं कहता हूं सिर्फ राजनाथ जी संकट मोचन भी हैं, और इस संकट मोचन का फल है जो मोदी जी अमित शाह का, राजनाथ ही बनेंगे। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? हाँ, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए नाम अप्रोच किया था ना 2013-14 में, सिर्फ राजनाथ जी अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल। और राजनाथ जी एक सीनियर परिपक्व लीडर हैं, और बाकी जो है ना जितने नाम आज चल रहे हैं, देखिए संजय जोशी आरएसएस की तरफ से, इधर से राजनाथ जी, दोनों राजनाथ जी पर सहमति बन सकती है, क्योंकि राजनाथ जी संघ से भी उतने क्लोज हैं और भारतीय जनता पार्टी से क्लोज है। अगर मोदी जी की भी तालमेल बन गया तो मोदी जी भी खुश हो जाएंगे, वो भी संघ से परिवार जैसे बना रहेगा, इधर से संघ वाले भी ठीक रहेंगे। तो राजनाथ जी इन सभी में से जो नाम चले, मैंने पहले भी कहा था आपको, बिल्कुल 2 महीने पहले डिबेट हुई थी ना, मैंने आपको इसी चैनल में कहा था कि अगर मेरी बात माना जाए तो राजनाथ जी सबसे उपयुक्त है, क्योंकि राजनाथ ही ऐसे इंसान है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हमारा एनालाइजर, मैं पॉलिटिकल एनालाइजर हूं, बिल्कुल ठीक है। आरएसएस के मन में क्या है, बीजेपी के मन में क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन मौजूदा स्थिति में आप जितने नाम चल रहे हैं ना, आप खुद देखिए, उसमें सबसे उपयुक्त ना आपको यही लगेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक्चुअली बहुत सारी बातें करने का मन है आपके साथ, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आप इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।